वाटरमेलन सेलर सफल था। एक गांव में वैभव नाम का व्यक्ति रहता था। वह रोज वाटरमेलन को लेकर अपने गांव के बाजार में जाकर बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। वैभव वाटरमेलन सेलर के लिए मशहूर था। इसके साथ ही वह और भी मीठे और स्वादिष्ट फल बेचता था। एक दिन वैभव वाटरमेलन को लेकर आवाज लगाकर बेच रहा था। वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन, हरा हरा मीठी और स्वादिष्ट फल। एक दिन एक औरत रीमा ने वैभव को आवाज लगाया और एक वाटरमेलन मांगा। वैभव उसके पास गया। भैया जी, अब मुझे एक वाटरमेलन देना। जब रीमा ने देखा कि वैभव के पास वाटरमेलन बहुत ही हरा और ताजा है, तब उसने वैभव से 2 वाटरमेलन मांगा। पता नहीं अब बाद में मिलेगा या नहीं, और तुम्हारा वाटरमेलन बहुत ही मशहूर है और बच्चों को बहुत पसंद है। बढ़िया जी, बहुत धन्यवाद। मैडम, ये लो आपके 2 वाटरमेलन। रीमा ने वाटरमेलन लिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे जैसे वैभव चलता गया, गांव के लोग एक एक करके उसके पास वाटरमेलन खरीदने आ रहे थे और कुछ ही देर में उसके सारे वाटरमेलन बिक गए, क्योंकि वाटरमेलन थे ही इतने स्वादिष्ट और मीठे। अपनी कमाई लेकर वह अपनी चाची के पास आया और वाटरमेलन खरीदने गया ताकि वह दूसरे दिन के लिए और बेच सके। उसकी चाची मन में सोच रही थी कि वैभव तो रोज वाटरमेलन बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था और उसका व्यापार भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी चाची से कहा, चाची, मुझे 25 वाटरमेलन और चाहिए। क्या? अभी तो मेरे पास नहीं है। अब क्यों न तुम शाम को आओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार रखूंगी। वैभव के जाने के बाद चाची का बेटा आया। देखा किशोर, वैभव की तो किस्मत ही बदल रही है। सारे वाटरमेलन बेच दिया और वाटरमेलन लेने आया था। अम्मा, क्यों ना हम आज वैभव को थोड़े फल खराब दें और पैसे भी बढ़ा दें, इससे हम भी थोड़े पैसे कमा लें। चाची को बेटे की बात ठीक लगी और शाम को जब वो अपने खेत में से वाटरमेलन लेकर आई, किशोर ने खराब वाटरमेलन को छांट कर अलग रख दिए। अब चाची धीरे धीरे पैसे बढ़ाती गई। वैभव इस बात से अनजान था। वैभव को समझ में नहीं आ रहा था कि वाटरमेलन खराब कैसे निकल रहे हैं। एक दिन गांव के लोगों ने कहा, वैभव, तुम्हारे वाटरमेलन में वो बात रही नहीं, ना तो मीठा है और सारे वाटरमेलन खराब ही है। इससे उसके सारे ग्राहक उसके टूटने लगे। वैभव ने वाटरमेलन को काटा तो देखा कि वाटरमेलन खराब था। ये कैसे हुआ? हो सकता है कि फसल में ही कुछ हो गया हो। मैं आज ही ये बात चाची को बताता हूं। जब वैभव चाची के घर के लिए जाता है तो वह सुन लेता है कि कैसे उन्होंने खराब वाटरमेलन वैभव को दिया और पैसे भी बढ़ा दिए। अब उसको समझ में आया कि वाटरमेलन खराब क्यों निकल रहे हैं। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। बिना कुछ कहे वैभव वहां से निराश होकर चुपचाप चला जाता है। वह सारा दिन सोचता रहता था और उसे एक अच्छा विचार आता है। अब वैभव ने अपनी कमाई से एक खेत लिया और वाटरमेलन के बीज बोकर अच्छी फसल तैयार की। वैभव ने अपने आप से कहा, वाटरमेलन को तो वक्त लगेगा। उसने सोचा कि तब तक मैं किसी और से वाटरमेलन खरीद कर बेचता हूं। और कुछ दिनों में उसके खेत में स्वादिष्ट वाटरमेलन तैयार हो गए और फिर से पहले के जैसे स्वादिष्ट हरे लाल मीठे वाटरमेलन को लेकर गली गली बेचने लगा। गांव के लोगों को वैभव के वाटरमेलन से बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में उसने एक छोटी सी दुकान खोली और अपने वाटरमेलन के साथ वाटरमेलन जूस भी बनाने लगा। नमस्ते भैया जी, अब तो तुम्हारे वाटरमेलन अच्छे हैं। बीच में खराब वाटरमेलन की वजह से बच्चे बीमार हो गए थे। उम्मीद है कि अब अच्छे ही मिलेंगे। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, अब फिर से नहीं होगा। आप ये खेत देख रहे हैं, अब ये मेरा खेत है
अब से मेरे खेत से बढ़िया स्वादिष्ट वाटरमेलन तोड़ के दूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैभव का व्यापार बढ़ने लगा। उसने कुछ आदमी को खेत में और नौकरों को दुकान देखने के लिए रखा। लोग उसके पास से ही वाटरमेलन लेते थे। इससे बड़ी सफलता मिली। इसी दौरान चाची और किशोर, जिसने अपने ही भाई वैभव की प्रतिष्ठा और ईमानदारी को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में और बाहर के लोगों ने पकड़ लिया। और अब चाची से वाटरमेलन कोई नहीं लेता। उसका नुकसान हो गया। चाची और किशोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई वैभव से माफी मांगी और नौकरी मांगी ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु वैभव ने तुरंत अपने भाई को माफ कर दिया और खेत में देख रेख का काम दे दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। ऑटो वाला। एक नगर में एक ऑटो वाला रहता था। वो सभी लोगों से या तो ज्यादा पैसे मांगता था या फिर उन्हें मना ही कर देता था। एक बार उसके पास एक आदमी आया। ऑटो वाले भैया, राजीव नगर ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे, 200 रुपए लगेंगे। क्या 200 रुपए? अरे भैया 80-90 रुपए लगते हैं। नहीं साहब, तेल महंगा हो गया है, इतने में तो बैलगाड़ी वाला भी नहीं जाएगा, पूरे 200 रुपए लगेंगे। रहने दे भाई, मैं दूसरा ऑटो ले लूंगा, वरना बस से ही चला जाऊंगा। हाँ जाओ साहब जाओ, धक्के खाओ बस में, औकात है नहीं बग्गी में बैठने की और आ जाते हैं यहाँ। ऐसा कहते हुए ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर वही आदमी आता है। ऑटो वाला उसे देखते ही पहचान जाता है। भैया बालनगर चलोगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, ऑटो फैशन शो के लिए थोड़ी निकलवाया है। कितने पैसे लोगे भैया? ठीक ठाक बताना जो जायज हो। 150 लेते हैं, आप 10-20 रुपए कम दे देना। और बताओ? नहीं भैया 100 रुपए तो लगते हैं। अच्छा बेटा, आज तो तुझे मजा चखा कर ही रहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मीटर से चल लो साहब। ये हुई ना बात। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। ऑटो वाला ऑटो को खूब घुमाता है। अरे भैया ये किधर से ले रहे हो? अरे साहब ये शॉर्टकट है, यहां से जल्दी पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे भैया? आधा घंटा तो हो गया। एक काम करो यार, तुम यहीं उतार दो, मैं मेट्रो से चला जाऊंगा। ऑटो वाला ऑटो रोकता है। आदमी ऑटो से बाहर आता है। कितने हुए? 170 रुपए हो गए। अरे इतना कैसे हो गया? अभी तो तुमने पहुंचाया ही नहीं मुझे। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा साहब, खुद ही चेक कर लो। आदमी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। वो उसे पैसे देता है और चला जाता है। अब भी तो देकर गया, प्यार से पैसे मांगे तो नहीं दिया, पागल इंसान। चलो अब दाल मुर्गी के पैसे तो आ गए, अब मजे करता हूं। तभी ऑटो वाले के पास एक लड़की आती है। भैया शांति मार्ग चलोगे? नहीं मैडम। भैया खाली ही तो हो, चल लो। नहीं मैडम जी, खाली कहाँ है, ये देखो मैं बैठा हूँ। अरे भैया ये पीछे तो जगह है ना। ऑटो वाला पीछे सीट पर जाकर लेट जाता है। ये देखो कहाँ है खाली। भैया चल लो ना, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। इस ऑटो के चक्कर में मेरी बीवी छूट गई और आपको अपने इंटरव्यू की पड़ी है। ऑटो वाला जेब से गुटखा निकाल कर खाता है। अरे बीवी से याद आया, हमें तो कपड़े भी धोने थे आज। हटो हटो मैडम, जल्दी हटो। ऐसा कहकर वो वहां से फटाफट गायब हो जाता है। अगले दिन। हाँ कहां पर? कब? अच्छा ठीक है, आज जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, रखो। आज तो जल्दी जाना पड़ेगा, आज जल्दी काम खत्म करता हूं। तभी उसके पास वही आदमी आता है। मेरे को बहुत उल्लू बनाया ना, आज मजा चखाऊंगा। क्या भैया चलोगे रामनगर? 200 लगेंगे और आगे 2-3 सवारी को बिठाना है। कोई बात नहीं, चलेगा। ऑटो वाला ऑटो चलाने लग जाता है। आदमी पीछे बैठकर उसका मीटर खराब कर देता है।
आओ बैठो रामनगर। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो में 2-3 सवारी और बैठती हैं। ऐसा करते करते वो 8-10 लोगों को बिठा लेता है। थोड़ी देर में वो जगह पर पहुंच जाता है। उई माँ, अरे कैसे भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाया है। अरे गर्दन टेढ़ी हो गई मेरी तो। उसके बाद वो किराया पूछते हैं। रुको मीटर देखकर बताता हूं। 20,000 हो गए साहब, सब मिलकर दे दो। उसकी बात सुनकर सभी बहुत गुस्सा होते हैं। 20,000? अरे हमें उल्लू समझ रखा है क्या? मारो इसे। इतना कहते ही सब उसे मारने लगते हैं और इस तरह उसे अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। बनाना भाई साहब। स्टुपलेरपुर नाम के गांव में सुहास नाम का एक व्यक्ति केले बेचने का धंधा करता था। वह अपनी पत्नी सावित्री और बेटी मैत्री के साथ उसी गांव में रहता था। उस गांव में उसे एक अच्छे व्यापारी की पहचान मिली थी। उस गांव में सभी लोग प्यार से उसे बनाना भाई साहब कहकर बुलाते थे। कुछ दिनों बाद राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी देवी और अपने पालतू बंदर के साथ रोजी रोटी कमाने के चक्कर में उस गांव में आता है। जब सुहास भाई अपने दुकान में केलों पर तौलिया घुमा रहे थे, तभी राजू अपने परिवार के साथ आकर सुहास भाई से कहते हैं। राजू: नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम राजू है। ये मेरी पत्नी देवी और ये मेरा पालतू बंदर मारुति है। दरअसल मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने मारुति को अपने बच्चे की तरह ही माना और वैसे ही पाल पोस रहा हूँ। रोजी रोटी कमाने के लिए मैं इस गांव में आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पहले उस बंदर को, मतलब तुम्हारा बच्चा मारुति को, इन केलों से दूर रखो। अगर वो इस दुकान पर टूट पड़ा तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्षमा कीजिए, ये मारुति ऐसा नहीं है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने तक ये ना हिलेगा ना कुछ काम करेगा। साहब, आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। मेरे पास काम करना चाहोगे? जब मैं दुकान में नहीं रहूंगा तब दुकान की देखभाल करते हुए केले बेचने पड़ेंगे। तुम्हारे रहने का भी इंतजाम मैं करूंगा। तुम्हें एक दिन के लिए 300 रुपए मिलेंगे। तुम्हारा बंदर, वही तुम्हारे बेटे मारुति को भी हर दिन 3 केले दूंगा। तो कहो, काम करना चाहोगे? इससे बढ़कर और क्या हो सकता है साहब? मारुति खुशी से इधर उधर झूमने लग गया। आप हमारे भगवान जैसे हो। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे कोई बात नहीं। हाँ, और एक बात, मुझे साहब मत कहो। मेरा नाम सुहास भाई है। सभी मुझे प्यार से बनाना भाई साहब कहकर बुलाते हैं। ठीक है, मैं दुकान बंद करके आता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए जगह दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए दुकान बंद करके सभी को लेकर सुहास अपने घर जाते हैं। सावित्री, ये रोजी रोटी कमाने के लिए हमारे गांव में आए हैं। अपने दुकान में ही इन्हें काम दिया है। इनका नाम राजू, इनकी पत्नी का नाम देवी और ये उनका बेटा मारुति। सुहास की बेटी मैत्री जैसे ही मारुति को देखती है, वो पहले बहुत डर जाती है। बेटी डरो मत, उससे कोई हानि नहीं होगी। जाओ, उससे दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो। मारुति इधर उधर उछलते हुए मैत्री के पास आकर हाथ मिलाता है। हाय, मेरा नाम मैत्री है और तुम्हारा? मारुति इधर उधर खुशी से उछलने लगता है। तुम्हारा नाम मारुति है ना? अभी से हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है। सावित्री, इनको पहले खाना खिलाओ। पता नहीं कब खाया होगा इन्होंने। सावित्री सबको खाना खिलाती है और मारुति को कुछ केले लाकर देती है। भोजन के बाद सुहास भाई उन्हें अपने घर के बाहर एक झोपड़ी के सामने लेकर जाते हैं। इधर देखो, वो झोपड़ी मेरी ही है। आप वहां जाकर रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सुबह होते ही मैं दुकान आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए राजू और उसका परिवार झोपड़ी की ओर चले जाते हैं। मारुति उछलता हुआ सबसे पहले पहुंचता है।
इशारों में कहता है कि झोपड़ी उसे बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह सुहास भाई राजू का दुकान में इंतजार करते हैं। आओ राजू आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए सुहास भाई, वो दरअसल घर के काम खत्म करते करते थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं राजू। सुनो, यहाँ व्यापार में मेरा बहुत अच्छा नाम है। इस गांव में सभी लोग मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। मैं हमेशा उन्हें अच्छे केले ही बेचता हूँ। खराब केले में किसी भी हालत में उन्हें नहीं बेचता। मेरा कुछ भी हो जाए, बस मेरा नाम बर्बाद मत करना। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं हो तो मुझसे आकर पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, मारुति को थोड़ा यहाँ से दूर रखना। अरे नहीं सुहास भाई, मारुति तो यहाँ नहीं आएगा। उसकी मैत्री से अच्छी दोस्ती हो गई है। सुबह से उसी के साथ खेल रहा है। अच्छा। कुछ दिनों तक राजू बहुत अच्छा काम करता है। फिर धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो ग्राहकों के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। भैया 2 दर्जन केले दे दो। कितना है? 2 दर्जन 80 रुपए है। ऐसा कहते हुए 1 दर्जन अच्छे केले और 1 दर्जन खराब केले दे देता है। अरे भाई, ये क्या? 1 दर्जन केले तो अच्छे दिए और 1 तो एकदम खराब है। सुहास भाई ने मुझे कभी भी ऐसे खराब केले नहीं दिए। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। नहीं, एक बार बेचने के बाद पैसे वापस नहीं दूंगा। ये तो सरासर धोखा है। मैं तुम्हारी सुहास भाई से शिकायत करूंगा। अरे जाओ जाओ, कहीं पर भी जाओ और किसी से भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन राजू का बर्ताव बद से बदतर हो जाता है। फिर एक दिन सुहास भाई राजू को बुलाकर कहते हैं, राजू, गांव के सारे लोग तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है। मुझ पर सभी भरोसा करते हैं, लेकिन तुम लोगों को खराब केले बेच रहे हो और उसके ऊपर उनसे खराब व्यवहार भी कर रहे हो। तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाया है। आगे से मेरे दुकान में या मेरी आंखों के सामने कभी मत दिखना। निकल जाओ यहाँ से। मालिक, वो मेरी गलती नहीं थी। दरअसल वो ग्राहक मुझ पर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सुहास भाई उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं। राजू बहुत ही अपमानित महसूस करता है और वो वहां से चले जाता है। फिर दूसरे दिन, उस सुहास ने मेरा बहुत अपमान किया है। कैसी कैसी बातें सुनाई उसने मुझे। मैं उसे देख लूंगा। अब मैं उसके दुकान को बर्बाद कर दूंगा। मारुति बेटा, तुम्हारे पिता को बहुत अपमानित किया गया है। जाओ, उसका दुकान एकदम खराब कर दो। मारुति सुहास की दुकान में जाके उद्यम मचा देता है। सारे केले इधर से उधर फेंक देता है और बहुत सारे केले खा लेता है और छिलके इधर उधर गिरा देता है। ऐसा वो रोज करने लगता है। सुहास भाई को कुछ समझ में नहीं आता। वो राजू को सबक सिखाने की ठान लेता है। मारुति बेटा, तुम ऐसे रोज रोज मुझे परेशान मत करो। तुम हर दिन यहाँ आते हो और मेरा दुकान का सत्यानाश कर देते हो। मारुति को बातों में उलझाकर वहीं रखे हुए एक जाल से मारुति को बंदी बना लेते हैं। मारुति उसमें फंस जाता है। इस बात की खबर जब राजू को होती है, वो दौड़ता हुआ सुहास भाई के पैरों में आकर गिरता है। सुहास भाई, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मेरे मारुति को छोड़ दीजिए। मैं इस गांव को ही छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। तुम्हारी मैंने मुसीबत में मदद की थी, तुम्हें नौकरी दी, इस गांव में रहने की जगह दी, और इसका तुमने मुझसे इस तरह से बदला चुकाया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है राजू, विश्वासघात। अगर सब तुम्हारे जैसे करने लगे तो अच्छाई पर से तो दुनिया का भरोसा ही उठ जाएगा। अब मैं इंसानियत के नाते तुम्हारे बेटे मारुति को छोड़ देता हूँ। अब जहां भी जाओ, ईमानदारी से मन लगाकर काम करो। सुहास भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस रोजी रोटी कमाने का एक और अवसर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका ऋणी बनकर रहता रहूंगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती स्वीकार ली। इससे तुम्हारी ईमानदारी का पता चलता है।
अब जब तुमने अपनी गलती मान ली है, मैं अगर तुम्हें माफ ना करूं तो वो मेरी गलती होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, इस बार मन लगा के काम करना। तब से राजू व्यापार में ईमानदारी से ही काम करता है और ग्राहकों से भी अच्छे से पेश आता है।